afternoon, students. Today we are moving towards the second lecture of unit number 6, and we are going to see the expression of half-wave dipole antenna. Okay. पर पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय हर्ट्जियन डाइपोल एंटेना और उसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो अपन ने देखा। मैंने पहले ही जैसे तुमको बताया कि इस यूनिट के अंदर में टोटल 4 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, एंड दैट ऑल 4 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल एंटेना जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर में देखा। second question will be second question will be second question will be on half-wave dipole antenna, expression for half-wave dipole antenna. Then third will be इसी के ऊपर बेस है, एक्चुअली वो अलग नहीं है, यही सेम एक्सप्रेशन को आगे एलोंगेट किया गया है थोड़ा 2-4 स्टेप के लिए। उसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर मोनोपोल वेव डाइपोल एंटेना। ओके, एंड मोनोपोल वेव एंटेना। देन चौथा जो क्वेश्चन है वो आएगा न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या तो फिर न्यूमेरिकल नहीं पूछा और थ्योरी पूछना है तो कभी कभार स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का थ्योरी पूछ लेते हैं, या एक्सप्रेशन फॉर ए बार जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, उसको ए बार से डिनोट करके उसका एक एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं हाफ वेव डाइपोल एंटेना, जिसके अंदर में मैग्नेटिक पोटेंशियल नाम का कंसेप्ट इन्वॉल्व होने वाला है। उसके वजह से मैं इसी के अंदर में स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय हाफ वेव डाइपोल एंटेना। अब मैंने पिछले लेक्चर में जैसे तुमको बोला, एंटेना क्या करता है, सिग्नल को या वेव को, ईएम वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। तो half wave dipole antenna is a very common word, a word where we can understand that it is a wavelength, the antenna having the wavelength half of free space wavelength। अगर फ्री स्पेस का वेवलेंथ अपन लैम्बडा मानते हैं, तो किसी अगर एंटेना का वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 है तो उसको हाफ वेव डाइपोल एंटेना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एंटेना का अपने को क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालने का। ठीक है, कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन इज फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं देखो स्टार्ट से करता हूँ। हाफ वेव डाइपोल एंटेना इज अ स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर which is a straight conductor of length equal to the half of the free space wavelength. The length of that will be equal to half of the free space wavelength. And half wave antenna is center fed source is shown in the figure. एक half wave antenna लिया है जिसके सेंटर में एक सोर्स रखा है। सोर्स मतलब अब एंटेना है तो उसको एनर्जी तो लगेगी कोई सिग्नल को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो यहाँ से उसको सप्लाई दिया जाएगा और एक एनी पॉइंट पी कंसीडर किया है जहाँ पर का वेक्टर पोटेंशियल अपने को निकालना है। नाउ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डिफरेंशियल लेंथ, आर इज द डिफरेंशियल लेंथ एंड दिस इज द वेरिएबल लेंथ आर डैश। ठीक है, तो dl इज इक्वल टू dz हाफ वेव डाइपोल इज गिवन एज I इज इक्वल टू I0 into cos बीटा z। अब ये आया कहाँ से, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। I0 into cos बीटा z इज अ कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर के अंदर में तुमको मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, किसका उसका रोल क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे आई का वैल्यू मिल गया है और मुझे टोटल वैल्यू निकालना है ए का। ए का मतलब होता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा डी ए का वैल्यू। तो डी ए मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर भी कौन आएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो डी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई जीरो कॉस बीटा जेड डी जेड e raised to power minus j beta r raised to the power 10 4 pi r dash, where VA is equal to small recorded vector magnetic potential at point P। VA का मतलब क्या है, ये स्मॉल रिटार्डेड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके अपने को निकालना है A। तो A निकालने के लिए पहले अपने पास इस इक्वेशन के अंदर में सॉल्व करने को मिलती है। हाँ, सॉल्व करने के लिए कौन से एक्सप्रेशन है अपने पास, आर बार का वैल्यू है वहाँ पे, तो आर बार इज इक्वल टू आर माइनस जेड कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर डायग्राम को देखो। आर बार मतलब क्या हो गया, यहाँ का वेक्टर विल बी इक्वल टू टोटल, ये हो गया इतना वैल्यू हो गया जेड कॉस थीटा और इतना वैल्यू हो गया टोटल आर। आर माइनस जेड कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बार। तो जहाँ जहाँ भी आर डैश है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये आर बार है, वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर माइनस जेड कॉस थीटा। ऐसा पुट करने के बाद और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, डी ए का हो जाएगा ए म्यू जीरो आई जीरो अपॉन 4 पाई आर ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा आर डैश था। तो यहाँ पर आर डैश की जगह पर क्या आएगा, आर माइनस जेड कॉस थीटा कॉस बीटा बी जेड इंटू डी जेड। तो माइनस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4। क्यों लिया है अपन ने लिमिट, क्योंकि इसका सम अगर करेंगे अपन तो कितना आता है, लैम्बडा बाय 2।
तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा माइनस लैम्बडा बाय 4 टू प्लस लैम्बडा बाय 4 विदाउट इंटीग्रेशन. एज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर फॉर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए जेड इंटू कॉस बी जेड क्या होता है? ई रेज टू पावर ए जेड इंटू ए कॉस बी जेड प्लस बी साइन बी जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So in that way, integration of Ez into cos Bz is equal to e raised to power Az upon a square plus b square into a cos Bz plus b sin Bz. ठीक है. यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? j बीटा cos थीटा. यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? j बीटा cos थीटा. और b का वैल्यू कितना है? cos Bz या बीटा. तो यहाँ पर अगर ये पुट कर देते हैं तो हेंस इक्वेशन 2 विल बिकम म्यू 0 बाय I0 4 pi r e raised to power minus j बीटा r into a raised to power j बीटा z cos थीटा. वैसे के वैसा. उसके बाद ये आएगा जे बीटा जेड मतलब ए कॉस बीटा जेड मतलब ए म्हणजे जे बीटा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा जेड डी साइन बीटा जेड फॉर्म माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर. बीटा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा. तो अगर इस लैम्बडा को मैं उधर लेके गया और 2 को उधर लेके गया तो बी लैम्बडा बाय 2 कितना होगा? पाई. और पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? बी लैम्बडा बाय 4. तो ऐसा लिखने के मेरा रीजन क्या है? हर वो जगह जहाँ पर अगर मैं बीटा है वहाँ पे ये डाल देता हूँ बी लैम्बडा बाय 2 डाल देता हूँ पाई की जगह, थीटा की जगह पाई. तो यहाँ पर ये लैम्बडा बाय 2 मतलब कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा. इसकी वजह से पहला टर्म 0 हो जाएगा, बाद में दूसरा टर्म 0 हो जाएगा. तो टोटल टर्म बचेगा कितना आपके पास? इट इज a is equal to mu 0 I0 into e raised to power minus j beta r cos pi by 2 cos theta upon 4 pi r b sin square theta. ये आगे आपका नया इक्वेशन. अब इसका इस्तेमाल करके आपको टोटल इक्वेशन की तरफ जाना है. पर अपने को मालूम है कि बीटा का वैल्यू क्या होता है? म्यू 0 into h which is equal to del cross a by vector magnetic potential. ये एक्सप्रेशन आप याद रखना. b is equal to क्या होता है? del cross a by using vector magnetic potential. मैं अभी हुआ तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल अगले इसमें समझा दूंगा. ठीक है. तो h इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0. तो उस हिसाब से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अगर म्यू 0 उधर चलेगा तो 1 अपॉन म्यू 0 डेल क्रॉस a. तो डेल क्रॉस a में a अपने पास है तो इनको डेल से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ से h5 एलिमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो h5 इज इक्वल टू j I0 e raised to power j बीटा r into cos pi by 2 cos theta upon 2 pi r sin theta. ये आ गया इक्वेशन नंबर 4. पर अब इक्वेशन 3 भी है 4 भी है. ई थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है. ई थीटा इज इक्वल टू व्हाट? h इनटू ईटा इनटू h5. तो ईटा का वैल्यू आ जाएगा ई थीटा अपॉन h5. तो यहाँ पर एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 E0 स्क्वायर अपॉन ईटा इनटू AR क्या है? यूनिट नंबर 5 में अपन ने देखा. तो टोटल पावर निकालने के लिए अपने को एवरेज पावर का फॉर्मूला लेना पड़ेगा. तो इट इज ईटा इनटू I0 का स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन 8 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 कितना आता है? 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ये 2 स्क्वायर इंटू 2. ठीक है. सो दैट एवरेज पावर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर द लिमिट 0 टू पाई. 0 टू पाई लेने गए तो सारे के सारे टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो बाकी टर्म सारी कांस्टेंट. तो ईटा I0 स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई बाहर निकल जाएगा. अंदर बचेगा cos स्क्वायर पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू 120 पाई. तो 120 पाई और 2 पाई इंटू 2 8 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई. तो टोटल सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 30 I0 स्क्वायर. और यहाँ पे बचेगा ये. ऑन सिंप्लीफिकेशन ये स्टेप आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन the power radiated from the half wave dipole antenna will be equal to 36.56 I0 square. It is P is equal to I square R. तो I square R मतलब I का वैल्यू कितना है? IM is equal to √2 into IRMS. तो √2 का अगर स्क्वायर किया अपन ने तो 2 और IRMS का स्क्वायर किया तो IRMS स्क्वायर. इट इज I square R मतलब यहाँ पे हो जाएगा 73.12. तो इसके ऊपर से अपन बोल सकते हैं जो रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना है? 73. कितना है? 73. तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. इसको आप एक दो बार लिख के देखना. कोई स्टेप में दिक्कत आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं. अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन में बीच में बताया था v बार इज इक्वल टू डेल बार क्रॉस ए, ये कैसे आता है? उसको समझने के लिए अपन इस यूनिट का एक थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं. दैट इज स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल. उसका जो एक्सप्रेशन है वो कल देखेंगे और उसके बाद अपन हाफ वेव क्वार्टर वेव मोनोपोल का एक्सप्रेशन देखेंगे. ठीक है. और लास्ट लेक्चर में अपन देखेंगे न्यूमेरिकल. इस तरीके से अपन चलेंगे. तो ठीक है. तो अभी मैं जाता हूँ स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल. तो अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर फोर्सिंग अ चार्ज फ्रॉम और वेदर वन चार्ज मूव टुवर्ड्स अनदर चार्ज, वन चार्ज विल कॉल अनदर चार्ज नियर टू देम. अगर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है उसको एक दूसरे की विसिनिटी में रखा तो वो एक दूसरे को खींचेंगे. अब खींचने के बाद अगर आप उसको उसके अपने ओरिजिनल जगह पे लाना चाहते हो तो आपको एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. उसी तरीके की चीज है मैग्नेटिक पोटेंशियल.
वर्क अब अपने को मालूम है कि अगर एखादा करंट कैरिंग कंडक्टर अपन ने एखादे मैग्नेट के बाजू में रख दिया तो वो मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू द साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर उस नॉर्थ टू साउथ की तरफ शिफ्ट हुए मैग्नेट को अपन उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए लगने वाला पोटेंशियल जो है वो है स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल। दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग नॉर्थ ऑफ मैग्नेट फ्रॉम इनफाइनाइट वैल्यू, कहीं पर भी गया होगा तो इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, which can be written as h bar is equal to minus del bar into Vm। अब ये कैसा है, माइनस मतलब पीछे ला रहे हैं अपन उसको ओरिजिनल जगह पे, डेल बार मतलब उसका डेरिवेशन, और Vm मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो वोल्टेज माइनस दिए, तो डेल बार क्रॉस एच बार कितना है, जे बार। तो अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर डेल बार क्रॉस एच बार की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस डेल बार जीरो। तो डेल बार क्रॉस डेल बार कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जे बार कितना हो जाएगा, जीरो। तो करंट डेंसिटी जो होती है इस केस में वो कितना होता है, जीरो। पूरा का पूरा करंट यूटिलाइज हो जाता है उसको अपने जगह पे वापस लाने। बट वीएफ का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू बी, एट बी इज एनी पॉइंट वी कंसीडर, ठीक है, एच बार डॉट डी। तो इसको बोलते हैं स्केलर। तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल मतलब क्या है, अगर जो मैक्सवेल का इक्वेशन है उसको जो सेटिस्फाई करता है, डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू जीरो, उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब इसको लिखा कैसे गया है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो। अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि डाइवर्जेंस अगर निकालने को गए अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, वो कितना आता है, जीरो आता है। देन अगर अपने को उस केस में वहां पर का चेंज कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस तो नहीं निकल सकता, और डाइवर्जेंस निकालने गए के लिए अपन चेंज के लिए, अगर उस केस में अपने को वहां का चेंज कैलकुलेट करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, वहां पे लेना पड़ता है थर्ड वेक्टर प्रिंसिपल, जिसमें एक जैसे अगर मेरे को समझ लो एक है कि एक क्लास में तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तीन बच्चे पढ़ रहे हैं तो जिसमें से दो बच्चों का कंपैरिजन मैं कर नहीं सकता कोई रीजन की वजह से, मान लो वो दो बच्चे दो अलग अलग सिचुएशन में प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा बच्चा लेना पड़ेगा जो उन दोनों के सिचुएशन में प्रेजेंट था और उसके कंपैरिजन में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ए और सी दो एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब उसे उसमें मुझे ये निकालना है कि ए ड्यूरिंग द लेक्चर सिंसियर था या सी ड्यूरिंग द लेक्चर सिंसियर था। हालांकि ए का अलग लेक्चर अटेंड किया होगा, सी ने अलग लेक्चर अटेंड किया। अब मैं देखूंगा क्या, ए के साथ में उस वक्त लेक्चर में कौन था, बी, और सी के साथ में भी लेक्चर में कौन था, बी। तो दोनों में कॉमन कौन है, बी। तो बी एक कॉमन वेक्टर हो गया। तो ए ऐसा मान लेते हैं कि समझ लो बी से ज़्यादा सिंसियर था जब उसने लेक्चर अटेंड किया, और सी जो था वो बी से कम सिंसियर था। तो उस केस में आपके लिए वेक्टर एनालिसिस इतना ईजी हो जाएगा कि भाई बी रेफरेंस है और बी से एक ज़्यादा है एक कम है, मतलब ए जो है वो सी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आप उस केस में डाइवर्जेंस निकालना चाहते हो तो यू हैव टू टेक एनी अदर वेक्टर, दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेल बार क्रॉस ए बार, बी बार विल बी कंसिडर्ड एज एनी अदर वेक्टर वेयर ए बार इज कंसिडर्ड एज वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। इस ए बार को क्या माना जाता है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। यहाँ पे अभी रुक जाते हैं अपन, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगला लेक्चर में एक्सप्रेशन फॉर ए बार और डेरिवेशन फॉर क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटेना।